क्वेश्चन नंबर 113 है, यदि विद्युत चुंबकीय विकर्ण की तरंग दैर्ध्य दुगनी कर दी जाए तो फोटोन की ऊर्जा का मान क्या है। ठीक है, तो आपके फोटोन के ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हमारे पास फार्मूला होता है एनर्जी का, जो आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है ये, E = HC/λ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि E1, मान लीजिए पहले अगर E1 था तो इसका हो जाएगा आपका HC/λ हो जाएगा। जब यही E2 आ गया, अब यहाँ पे E2 लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि तरंग दैर्ध्य को क्या कर रहे हैं, यहाँ दो गुनी कर रहे हैं। तो E2 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला बराबर नहीं रहेगा। ठीक है ना, बाई में फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे HC/2λ। ठीक है, 2λ आई है। ओके, अब देखिए HC से HC कैंसिल हो गया, यहाँ लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, बच क्या जाएगा आपका E1/E2 = 2। ठीक है, 2 में क्या हो गया, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर E2 की वैल्यू निकालें हम, E2 क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, E2 E1 बाई में क्या आ गया, 2 आ गया। मतलब कि जब तरंग दैर्ध्य को 2 गुना कर देते हैं तो जो E2 होती है, जो आपका नया एनर्जी का, जो आपके फोटोन का एनर्जी का मान होगा, वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 114 है, यदि दो पिंड गैर शून्य वेग से विपरीत दिशा में घूम रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है, सापेक्ष वेग, VR क्या होगा, VA-VB। ठीक है, सबको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे VA माइनस और फिर माइनस VB लिख देंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में है ना, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। फिर अब ये दोनों क्या हो जाएगा, VA प्लस में VB। ठीक है, तो VR क्या आ गया, VA प्लस में VB। तो इससे क्या निकल कर आया कि आपका सापेक्ष जो वेग है, ठीक है, वह आपके निरपेक्ष वेग से अधिक होता है। ठीक है, सापेक्ष वेग जो है वो आपके निरपेक्ष वेग से अधिक होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 115, अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का क्या नाम है जो समाप्त हो जाता है। तो अक्षय प्राकृतिक जो आपके ऊर्जा संसाधन है उसका नाम बायोमास है। बायोमास जो ऊर्जा होता है वह आपका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, व्यापक आनुवंशिक विविधता वाले पौधे की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी का निर्माण करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो व्यापक आनुवंशिकता विविधता वाली पौधे की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी का निर्माण करती है, जिसे हम इकोटाइप कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको हम, इकोटाइप। ठीक है, अब इकोटाइप फेनोटाइपिक विशेषताओं वाली एक किस्म है जो उस प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बहुत कम या महत्वहीन होते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इकोटाइप कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, इकोटाइप। क्वेश्चन नंबर 117, एलेलोपैथी एक शब्द है जिसका उपयोग किसके वर्णन के लिए किया जाता है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एक प्रजाति द्वारा विषाक्त पदार्थों का उत्पादन जो दूसरी प्रजाति के विकास को रोकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, वायु जल अंतरिक्ष पर रहने वाले
सत्य जीव जैसे तैरते पौधे को निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहने वाले अनासत्य जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जैसे तैरते पौधे, न्यूस्टन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो आपके? न्यूस्टन कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को क्या कहा जाता है? तो इसका आपका सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नहीं तो द्वितीयक उत्पादक कहते हैं, नहीं खड़ी फसल कहते हैं, नहीं सकल प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो आपके शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बायोमास को शुद्ध प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। क्या कहते हैं? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 120। कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% कहाँ पाया जाता है? तो महासागरों में पाया जाता है, या फिर जंगलों में, या घास के मैदानों में, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महासागरों में। ठीक है, जो आपकी कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 121। जमीनी अवस्था मीन्स ग्राउंड स्टेट में एक तत्व जिसकी एम सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है वह कौन सा है? ठीक है, इसके एम सेल में 13 इलेक्ट्रॉन है और किस में? ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो एम सेल है अर्थात उसका एन बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संख्या कितनी इसमें एम सेल में है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में कितने हैं? 13 है। तो यहाँ देखिए एम सेल में अगर है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर 13 काम करेंगे, ठीक है, तो 3s2, क्योंकि एम सेल है ना, KLM ये आपका तीसरा नंबर का सेल है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन करना, तो 3s2 और फिर क्या होगा? 3p6 और 3d5 होगा। ठीक है, तो ये देखिए 5, 6 और 2 कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है, अब इसके पहले अगर करेंगे हम तो क्या आएगा? पूरा अगर हम करते हैं तो कितना आएगा? 1s2, ठीक है, 2s2, 2p6, फिर आपका आएगा 3s2, 3p6 और 3d5 और 4s1। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 5 23 23 1 24। तो ये कौन सा तत्व हो जाएगा? 24 नंबर जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका होता है क्रोमियम। ठीक है, तो ये आपका क्रोमियम धातु हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। एकाधिक अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये आपके दिए थे। ठीक है, लॉ ऑफ जो आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। लिख देते हैं यहाँ पे जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन के द्वारा क्या ये दिया गया था कि
यह नियम कहता है कि जब किन्हीं दो तत्वों को मिलाकर एक से अधिक यौगिक बनाए जाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान अन्य तत्वों के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ जोड़ा जाता है जो छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होती है। ठीक है, जैसे मान लें कि H2O बन रहा है, H2O अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, पानी बन रहा है। तो इसमें 2 अनुपात हाइड्रोजन का रहेगा और 1 अनुपात रहेगा ऑक्सीजन का, तभी ये मिलकर पानी बनाएगा। यही ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई है। ओके, ये 123 का नहीं है। 123 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जब विद्युत धारा को निम्न में से किससे गुजारा जाता है तो एक लाल रोशनी उत्पन्न होती है। निम्नलिखित जब विद्युत धारा को निम्न में से किससे गुजारा जाता है तो एक लाल रोशनी उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नियॉन। नियॉन गैस से जब इसे गुजारा जाता है तो एक लाल रोशनी उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार बदला जा सकता है। किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में किस प्रकार से बदला जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करना, विकिरणित ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषित करना, दबाव बढ़ रहा है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकिरणित ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से किसके एक मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होती है। एक मोल में सबसे ज़्यादा जो आपकी एंट्रोपी होती है वो किस में होती है, हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, एक मोल में सबसे ज़्यादा होती है एंट्रोपी। निम्नलिखित में से किसे सलाद पत्ता कहा जाता है। तो सलाद पत्ता हम उल्वा को कहते हैं। उल्वा जो होता है ये आपके नम चट्टानों और आपके दीवारों पर उगता है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी केवल अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपैनोसोमियासिस। ठीक है, ट्रिपैनोसोमियासिस जो बीमारी है वो अफ्रीका और अमेरिकियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 128 है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करके एड्स का कारण बनता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम CD4 कहते हैं, CD4 कहते हैं। अब CD4 कहने का क्या मतलब हो गया, HIV सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को लक्षित करता है और जिन्हें CD4 पॉजिटिव टी सेल या T4 कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। CD4 कोशिका एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कोशिका है। HIV ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी वायरस एक वायरस है जो उन कोशिकाओं पर हमला करता है जो शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस का मतलब हो गया HIV जो, ठीक है ना, जो आपका कहाँ पे हमला करता है, आपके श्वेत रक्त कोशिकाओं पर क्या करता है, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करता है, वो CD4 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 129, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित उस हार्मोन को पहचानें जो जानवरों से प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन।
क्वेश्चन नंबर 130। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 130 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और महिला बांझ होती है? ठीक है, तो इसका आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम होता है, ठीक है, जिसके कारण से महिला जो होती है वो बांझ हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 131 से हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे इसका। अभी 130 तक ही क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके क्लास 6 to 8 का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आपके BPSC TRE 2 के और 1 के पैटर्न पे है।